देखिए, आज हम लोग शुरू करते हैं वैश्वीकरण और भारतीय किसान। और ये अंतिम निबंध है कृषि के क्षेत्र का, तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। और फिर जो प्राकृतिक आपदाएं, उस पर दो निबंध मैंने बनाया है। एक तो आपदा प्रबंधन और हमारी तैयारी, दूसरा है भारत में संसाधनों का प्रबंधन। यही दोनों मूल निबंध है उसके। पहले मैं सोच रहा था कि एक और बना दूं, भूस्खलन की आपदा, समस्या और समाधान या कारण और परिणाम। लेकिन भूस्खलन बड़ा छोटा सा क्षेत्र है, केरल के कुछ हिस्से और बाकी हिमालयी क्षेत्र है, उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का और सिक्किम का। कोई व्यापक आपदा है नहीं, इसलिए मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। दूसरा, एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गया, तो आज इसको हम पढ़ा देते हैं। कल वो दोनों निबंध हम आपके पढ़ा देते हैं, प्राकृतिक आपदा वाले। और कल से शायद अब इस कार्यक्रम को रोक दिया जाए। महिला सशक्तिकरण वगैरह और तरह तरह के निबंध लोग बता रहे हैं, लेकिन 7 निबंध में साहित्यिक पढ़ा चुका हूं, तो वहां या तो साहित्य से ही निबंध फंसेगा आपका, या नहीं फंसा तो सातों निबंध मिला के आप लिख तो ले ही जाएंगे, लेकिन अगर आपका नहीं फंसा तो फंसेगा किसी का नहीं। तो इस तरह उल्टी गारंटी है। इसी तरह कृषि वाले में भी है, या तो ये सीधे फंसेंगे या इन तीनों को तैयार किए हैं तो आप लिख ले जाएंगे चाहे कुछ आए। और नंबर 2, फंसेगा किसी का नहीं। तो जब किसी का नहीं फंसेगा तो सब बराबर है। कंपटीशन का मतलब है होता है दूसरे से आधा इंच आगे हो जाइए बस, ठीक है। तो ऐसी स्थिति है। और कोई सुझाव देना हो तो भाई देना, क्योंकि इस समय आप लोगों के ऊपर बहुत बोझ डालना भी उचित नहीं होगा। जो बच्चा अपना कुछ किया है तो वो अब हम नया उसमें कुछ कर दें। एग्जाम का 5 दिन बचा हुआ है, तो नए न घर का रहे न घाट का आए, तो ये संकोच भी लगता है, मुझे डर भी लगता है। कम समय के कारण ऐसा हुआ है बेटा, अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं वैश्वीकरण और भारतीय किसान। तो इसका विषय प्रवाह है। पहले हम प्रस्तावना दे देंगे, फिर वैश्वीकरण के अनेक सकारात्मक प्रभाव भी हुए हैं भारतीय कृषि और किसानों पर, तो उसको हम बता देंगे। फिर उसके बाद नकारात्मक प्रभावों को बताएंगे जो काफी ज्यादा है, क्रांतिकारी हैं, बड़े गहरे हैं। और उसके बाद फिर हम बताएंगे जो नकारात्मक प्रभाव है क्यों हो रहे हैं। तो वैश्वीकरण जब हमारे यहाँ लागू किया गया तो इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हमारे कृषि क्षेत्र को तैयार नहीं किया गया। न सरकार ने तैयार किया, न किसानों ने अपने आप को तैयार किया, न व्यापारियों ने तैयार किया, जिसके कारण वैश्वीकरण के नकारात्मक जो परिणाम है मैं काफी ज्यादा भोगने पड़ रहे हैं। तो ये बात है। और तो वैश्वीकरण की प्रतिक्रिया में भारतीय कृषि के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण क्या है, तो ये बात हो रही। और तब फिर उन कारणों को दूर करने के लिए हम लोग सुझाव दे देंगे, और सुझाव के बाद फिर हम लोग निष्कर्ष दे देंगे। तो इस तरह से ये निबंध हम लोगों का पूरा हो जाएगा। देखिए, वैश्वीकरण और भारतीय किसान। तो ये अमन गोंडवी का ये शेर है कि मजदूर मजबूर है, किसान बदहाल है, बाजार की चमक में हर पेट कंकाल है। तो सब बाजार की चमक दमक में है, सब जो है प्रचार के पीछे भाग रहा है। अमीर किसान को कुछ फायदा हुआ है, गरीब किसान और जो मजदूर है उन्हें भीषण हानि हुई है। तो यही बात ये अमन गोंडवी कह रहे हैं कि मजदूर मजबूर हो गया है गांव छोड़कर बाहर जाने को। किसान जो छोटा और सीमांत किसान है बदहाल हो गया है। बाजार की चमक दमक है, हर चीज उत्पाद है, असीमित सूचना है, उसी के पीछे लोग भाग रहे हैं। और हर पेट कंकाल है। हाँ, न आमदनी है, न रोटी रोजी की जुगाड़ है, ये चीज। अब देखिए वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण का अर्थ है कि घरेलू, जो किसी देश की घरेलू अर्थव्यवस्था, उसको वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना। अब ये वैश्विक अर्थव्यवस्था क्या है। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि ढेर सारे देशों ने मिलकर आपस में समझौता करके आयात और निर्यात के जो सीमाएं या दीवारें हैं उनको काफी हद तक कम कर दिया है या पूरी तरह समाप्त कर दिया है। तो इस तरह विश्व की जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं सब के सब वैश्वीकरण के प्रक्रिया के तहत जुड़ गई। अब भारत को भी 1991 में मजबूरी में यही प्रमुख जो वैश्विक अर्थव्यवस्था थी उसके साथ खुद को जोड़ना पड़ा। कैसे जोड़ा उसने। विश्व से जो आयात यहाँ भारत में होगा उस पर ड्यूटी कम की गई, निर्यात पर ड्यूटी कम की गई। तो इस तरह से जो आयात और निर्यात के जो शुल्क है वो काफी ज्यादा कम किए गए। तो शेष विश्व और भारत के बीच कृषि पदार्थों का आयात भी आसान हो गया, लागतों का आयात भी आसान हो गया, और यहाँ से कृषि वस्तुओं का निर्यात भी आसान हो गया।
इस तरह से हमारी जो कृषि अर्थव्यवस्था थी वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गई। इसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। इस जुड़ाव के फलस्वरूप कई सकारात्मक परिणाम हमें प्राप्त हुए और ढेर सारे नकारात्मक परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं। यही बात कही जा रही है कि वैश्वीकरण घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने की प्रक्रिया या गतिविधि है। आयात और निर्यात शुल्क कम करके जोड़ दिया जाता है। इसने माने वैश्वीकरण ने क्या किया, संपूर्ण विश्व को एक गांव में बदल दिया। कैसे? गांव में नहीं होता कि जो चीज जहां सस्ती मिल रही, जो जिसके पास है आसानी से ले लो। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो पूंजी है वो मुक्त हो गई। जहां उसको लगता है श्रम सस्ता है वहां वो पूंजी जाके लग जाती है और श्रम जो है सस्ता होने के कारण उत्पाद सस्ते पड़ते, पूरा वैश्विक बाजार में बेचा जाता है। इस तरह जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो एक दूसरे पर निर्भर भी हो गई है। तो यही चीज कही जा रही कि इसने संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक गांव में बदल दिया, जो परस्पर निर्भर, विभिन्न जो देश वैश्वीकरण के अंदर एक दूसरे पर निर्भर हो गए तथा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है ये वैश्विक गांव। इसने भारतीय कृषि को अपनी भौगोलिक तथा सामाजिक सीमाएं लांघकर अंतरराष्ट्रीय स्तर से जोड़ दिया। तो जो भारतीय कृषि थी अपनी भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत थी, जो भी इसकी लागतें थी भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत कृषि लागतें किसान खरीदता था और जो उत्पाद होते थे इसकी भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत इसकी खपत होती थी। लेकिन जब वैश्वीकरण आया तो उसने भारतीय कृषि को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ दिया, भारत के भूगोल के बाहर उसने जोड़ दिया। और सामाजिक सीमाएं, सामाजिक सीमाएं क्या है? पेट पालने के लिए पहले कृषि की जाती थी, बहुत ज्यादा लागत लगती नहीं थी, इतना ज्यादा कीटनाशी और उर्वरक और महंगे महंगे बीज इस तरह कुछ था नहीं। तो एक तरह से सामाजिक स्थिरता बनी रहती थी, किसान आत्महत्या नहीं करते थे भले ही उनकी इनकम कम हो। लेकिन जब वैश्वीकरण आया तो ये सुरक्षा का छाता था सामाजिक सुरक्षा का टूट गया, लागतें बहुत तेजी से बढ़ी, कृषि करने का पैटर्न बदल गया, जिसके फलस्वरूप जो छोटे और सीमांत किसान थे, जो मजदूर थे, और वो कंगाल बदहाल हो गए क्योंकि सुरक्षा चक्र टूट गया। बड़े किसान माला माल हो रहे हैं। तो यही सामाजिक सीमाएं लांघ दी गई। तो ये चीज एक दूसरे वैश्विक गांव में बदल दिया जो परस्पर निर्भर तथा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारतीय कृषि को अपनी भौगोलिक तथा सामाजिक सीमाएं लांघकर अंतरराष्ट्रीय स्तर से जोड़ दिया गया है। भारतीय कृषि पर इसके प्रभाव गहरे तथा क्रांतिकारी हैं। अब आगे वैश्वीकरण की भारतीय कृषि पर प्रभावों की प्रकृति सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार की है। ये बात पहले भी बताई गई। देखिए, वैश्वीकरण के कारण भारतीय किसान अब अपनी स्थानीय मंडियों में ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी बेच सकते हैं। जब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नकदी फसलों के दाम ज्यादा अच्छा मिलते, जैसे चाय है, काफी है, कपास है, तंबाकू है, केसर है, मसाले हैं, तो इनका निर्यात बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है। इन किसानों को अच्छी कीमतें भी मिल रही हैं। तो एक चीज तो ये हुआ। नेक्स्ट, वैश्वीकरण वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा दे रहा है। इससे भारतीय किसान को की जागरूकता बढ़ी है। जो है वैज्ञानिक जो नए नए तरह के कल्टीवेटर, रोटावेटर और पता नहीं क्या क्या आया हुआ है, तो नए नए तरह के कृषि यंत्रों के बारे में जागरूकता बढ़ी और वे खरीद भी रहे हैं। उन्नत बीज बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा तैयार किए जाते हाइब्रिड बीज, उनकी खरीद मांग बढ़ी है। पेटी बीज, कपास, महाराष्ट्र में काटन बोलोवर्म नाम का एक कीड़ा होता है जो कपास की फसल को खा जाता था। फिर एक बैक्टीरिया था बैसिलस थोरिनजेंसिस, बैसिलस थोरिनजेंसिस का जीन निकाल के कपास में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने डाला, मानसेटो कंपनी के वैज्ञानिकों ने। उससे क्या हुआ कि जो बीटी जीन पड़ने की वजह से वो जो कपास थी वो काटन बोलोवर्म नाम के कीड़े के लिए जहरीली हो गई। तो वो कीड़ा खाता है कपास को तो कीड़ा मर जाता है। इस तरह फसल सुरक्षित हो गई। तो इस तरह के बीजों को, इस तरह के जो बीज हैं जो कीड़ों के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, विशेष कीड़े के प्रति होते हैं, उनको बीटी बीज कहा जाता है। जहां से जीन निकाली जाती है उसी आधार पर उस फसल का नामकरण कर दिया जाता है। तो ये चीज है, वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा दे रहा है। इससे भारतीय किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों, उन्नत बीजों
और सिंचाई की नई नई तकनीकें जैसे ड्रिप इरिगेशन है, सेंसर आधारित सिंचाई है, ये सब इजरायली तकनीकें ये सब के सब मिल रही हैं, किसान अपना रहे हैं, जिससे इनको लाभ हो रहा है। विदेशी निवेश के कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास हुआ है। हाँ? प्रसंस्करण माने क्या होता है? जो कच्चे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे अनाज है, फल है, सब्जियां हैं, उनको तैयार खाने योग्य पदार्थों में बदल देना। हम लोगों को ये बात जल्दी समझ में आती नहीं है। देखिए, हम लोग ताजा खाना खाने के आदती हैं, तो तुरंत बनाए और तुरंत खा लिए। यही चीज जो है पश्चिमी देश नहीं करते, वे सब बासा खाना खाते हैं, 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का। अब वो खाना से वो प्रसंस्कृत होता है, फिर वो सील पैक होता है, फिर वो 10-15 दिन में उपभोक्ता तक पहुंचता है, आराम से बासी खाना अपना खाते रहते। तो इस तरह के खाने को प्रसंस्कृत कहा जाता है। हमारे यहाँ भी कुछ प्रसंस्कृत खाने आ तो गए हैं, जिनको हम भी बासी खाते हैं। जैसे ब्रेड को देखिए, पता नहीं कितने दिन पहले आटा सड़ाया गया था, है बात कि नहीं? तो ये चीजें, बिस्किट, तो ये बातें। तो प्रसंस्करण से क्या होता है कि खाने की बर्बादी कम होती है। तो प्रसंस्करण से आशय उस गतिविधि से है जिसके द्वारा खाने के कच्चे माल को या कच्चे खाने को रेडी टू ईट खाने में बदल दिया जाता है, विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके, जिससे जो कच्चे खाद्य पदार्थ है वो बर्बाद नहीं होते और लंबे समय तो उपभोग के योग्य बने रहते हैं और एक इंडस्ट्री भी हो जाती है। तो अब जैसे कि 3 स्तर होते हैं इसके प्रसंस्करण के। एक को कहते हैं प्राथमिक प्रसंस्करण, हर गांव में होता है। तो इसमें क्या, जैसे गेहूं है, धान है, तो इसमें कोई रूप नहीं बदला जाता जो कच्चा खाद्य पदार्थ है। गेहूं है तो पहले उसकी बुनाई करती हैं महिलाएं, जो कंकड़ पत्थर वो निकाल देती हैं, फिर उसकी धुलाई होती है, धूल वगैरह सब खत्म हो जाए, फिर उसकी सुखाई होती है, फिर उसकी पिसाई होती है, तो आटा बन गया ना, ये प्राथमिक प्रसंस्करण। इसी तरह चावल है तो चावल में क्या, उसकी कुटाई होती है, तो छिलका अलग कर दिया जाता है, धान से चावल निकल आता है, ये प्राथमिक प्रसंस्करण। अब उसके बाद आइए द्वितीयक प्रसंस्करण। द्वितीयक प्रसंस्करण में खाने का रूप बदल जाता है, जो कच्चा माल है इसका रूप बदल जाता है। जैसे अब आटा जब आ गया तो इसमें खमीर उठाया जाएगा, जब खमीर उठाकर इसको ब्रेड और बिस्किट में बदल दिया गया, देख रहे हैं, रूप बदल गया। इसी तरह सोयाबीन है, उसको टोफू में बदल दिया गया, तो ये द्वितीयक प्रसंस्करण। उसके बाद आते तृतीयक प्रसंस्करण। जो द्वितीयक प्रसंस्करण में रूप बदला गया खाद्य पदार्थ का, उसको रेडी टू ईट रूप में ले आया जाता है। इसके दौरान क्या डिब्बा बंदी की जाती है, अगर अचार और मुरब्बा है, रासायनिक परिरक्षण किया जाता है। सोडियम बेंजोएट नाम का एक पदार्थ होता है, उसको ये काफी ज्यादा सब यूज करते हैं, तो लंबे समय तक खराब नहीं होता है जो खाद्य पदार्थ है। तो रासायनिक रख रखाव, उसका परिरक्षण किया जाता है, पैकेजिंग की जाती है, फिर बाजार में जो चिप्स है, नमकीन है, मुरब्बा है, अचार है, उसको बाजार में फेंक दिया जाता। तो ये है स्थितियां। तो विदेशी निवेश के कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास हुआ, जिससे कृषि उपज की बर्बादी कम हुई और उन्हें बेहतर दाम मिलने की संभावना बढ़ी है। ये प्रसंस्करण की जो इकाइयां हैं, कुछ माल यहाँ खपाती है, बाकी विदेश बेचती, क्योंकि यहाँ ताजा खाना खाने की गंदी आदत है, जिसके लिए वो हम लोगों को गली आती है कि सब बहुत नालायक है, ताजा खाना खाता। तो ये चीज, किसान अपनी फसल पद्धति को कम लाभदायी फसलों से अधिक लाभदायी फसलों की ओर मोड़ रहे हैं। तो किसानों में लाभ के प्रति बड़ी जागरूकता आई है। तो जो कम लाभदायी पारंपरिक फसलें हैं, धान है, गेहूं है, उससे वो सब अधिक लाभदायी या उच्च मूल्य वाली फसलें, जिनकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा हैं, उस पर वो सब ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो गेहूं और धान छोड़कर वे केसर उगा रहे हैं, अच्छे क्वालिटी को सेब उगा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं, एलोवेरा उगा रहे हैं, एवोकाडो उगा रहे हैं, विदेशी सब्जियां जैसे ब्रोकोली, लेट्यूस, ये सब वो उगाए जा रहे हैं, मसाला उगा रहे हैं, कपास उगा रहे हैं। तो इस तरह से हो रहा है, जिनके अच्छे मूल्य मिलते हैं। तो किसान अपनी फसल पद्धति को कम लाभदायी फसलों से अधिक लाभदायी फसलों की ओर मोड़ रहे हैं। उत्पादकता के स्थान पर लाभकारिता पर बल दिया जा रहा। पहले ये था कितनी मात्रा उत्पादकता माने प्रति इकाई उत्पादन,
लाभ देयता, उत्पादन चाहे जितना हो में लाभ कितना होगा। तो पहले उत्पादकता अर्थात मात्रा पर जोर दिया जाता है, अब लाभ देयता पर जोर दिया जा रहा है। इसीलिए ऑर्गेनिक खेती की जा रही है, जैविक खेती की जा रही है, उसमें उत्पादन कम होता है लेकिन बाजार में जो उत्पाद है उसका कीमत कई गुना मिल जाती है, तो लाभ किसान को ज्यादा होता है। तो ये बात कि उत्पादकता के स्थान पर लाभकारिता पर बल दिया जा रहा है। भारतीय कृषि जीवन यापन से व्यवसाय बनने की ओर अग्रसर है। जीवन यापन कृषि का क्या मतलब है? कृषि कार्य किया जाता है बस केवल इसलिए कि पेट हमारा भी भरा रहे, पड़ोसी भूखा है तो उसका भी भरा रहे। लेकिन अब वो किसान व्यवसाय के रूप में अपने को देख, व्यवसाय माने ऐसा कार्य जिसमें मुनाफा होता, और किसान अपने आप को एक उद्यमी के रूप में देख रहा है, एक निर्यातक के रूप में देख रहा है। तो ये अंतर आया हुआ है। कृषि शिक्षा व अनुसंधान प्रोत्साहित हो रहे हैं, सही बात है, सरकार के पास राजस्व ज्यादा आ रहा है, ज्यादा खर्च कर रही है, तो कृषि शिक्षा और अनुसंधान प्रोत्साहित हो रहे हैं। भारतीय किसानों एवं उनके अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों के बीच ज्ञान का जो अंतराल है वो घट रहा है। तो जो भारतीय किसान अंतरराष्ट्रीय मंडी में बेचने जाता है, विदेशी किसान जो बेचने जाते हैं अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, इजराइल के, इनके बीच ज्ञान का अंतराल अब कम हो रहा है, जो कि अच्छी बात है, शुभ लक्षण है। जैसे इजरायली से टेक्निक ड्रिप इरिगेशन की हमारे यहाँ आ गई, सेंसर आधारित सिंचाई की तकनीक इन लोगों ने सीख ली। अब वो किसान मोबाइल लेके जाता है और अपने मृदा की जो नमी है और जो मृदा के तत्व खुद ही चेक कर लेता है, कोई कमी ज्यादा है तो उसको मैनेज कर लेता। तो ये चीज हो गई है। इसी तरह पहले अमेरिकी किसान ड्रोन तकनीक का उपयोग करते थे कीटों की निगरानी के लिए और कीटनाशक खाद की छिड़काव के लिए। अब भारतीय किसान भी उनसे सीख के इनका उपयोग करना शुरू कर दिए। इसी तरह से उसका इसी तरह से अब जो भारतीय किसान है वो भी वैश्विक इंटरनेट के माध्यम से वैश्विक कृषि विशेषज्ञों से अपना सलाह ले लेता है, और तो इसलिए किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। ट्रेसिबिलिटी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ग्राहक बड़ा पसंद करता है कि जो उत्पाद बिक रहा है ये किस खेती में उगाया गया, कब उगाया गया, उगाने में किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया, कितना कीटनाशक पड़ा है या नहीं पड़ा है, ऑर्गेनिक है कि ग्लोबल है, इसको ट्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो दक्षिण भारत के जो मसाला उत्पादक किसान है उन्होंने भी अपना ट्रेसिबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना अपने उत्पाद के साथ शुरू किया है। तो इस तरह ज्ञान का जो अंतराल है वो घट रहा है। अब आगे ये तो सकारात्मक प्रभाव, उपर्युक्त के बावजूद वैश्वीकरण भारतीय कृषि पर व्यापक नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। कैसे? देखिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय किसानों को विकसित देशों के किसानों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। विकसित देशों के किसानों को उनकी सरकारें भारी सब्सिडी देती हैं, जिससे जो भारतीय किसान है वो उसको तो उस तरह की कोई सब्सिडी मिलती नहीं, तो उसकी लागत बढ़ जाती है और वे लोग सस्ते में बेचते थे। जैसे अमेरिकी सरकार है प्रति किसान लगभग 47 लाख रुपए सब्सिडी किसान को देती है, एकदम नगद दे देती हो। यहाँ क्या ये 6,000 रुपया साल, क्या मतलब है इसका? और सब्सिडी जो है खाद पर, बीज पर और सिंचाई पर कम हो गई है, कम हो गई है वैश्वीकरण के कारण। तो भारतीय किसान ऊंची लागत के कारण हैरान है, उतना सस्ता बेच नहीं पाता, तो फसलें उसकी बिक नहीं पाती, ये चीज है। जबकि भारतीय किसान लागत के मामले में पिछड़ जाते। खाद बीज और कीटनाशकों के बाजार पर, भारत में जो बाजार है इनका, उस पर भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कब्जा हो गया। ये सब बहुत महंगे उर्वरक बेचती है, बहुत महंगे कीटनाशक बेचती है, बहुत महंगे बीज बेचती है, जिससे क्या हुआ, कृषि लागत किसानों की कई गुना बढ़ गई है। ये चीज कही जा रही है। अब अमीर किसान तो इस बोझ को सहन कर लेता है, लेकिन छोटा और सीमांत किसान है तो फुटकर में माल खरीदता है, लागतों को खरीदता है, तो उसको तो और भी सब महंगा देते हैं। तो बीज की कीमत उसको ज्यादा देनी है, खाद की कीमत उसको ज्यादा देनी है, कीटनाशक की कीमत उसको ज्यादा देनी है। छोटा खेत है तो मशीनों का उपयोग भी वो नहीं कर पाता। तो इस तरह श्रम आधारित होने के कारण उसकी उत्पादन लागत और भी ज्यादा हो जाती है। और अधिकतर किसान हमारे यहाँ यही तो है, छोटे और सीमांत।
अब मुनाफे के चक्कर में भारतीय किसान पारंपरिक जो खाद्यान्न फसलें हैं, गेहूं और धान, इनको छोड़कर नकदी फसलों की ओर बढ़ रहे हैं। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा हो जाएगा। 1.41 अरब जो जनसंख्या है, इसको भोजन कहाँ से मिलेगा? तो ये भी समस्या पैदा हो जाती कि अगर ये सब छोड़ दिए धान गेहूं को, तब बाकी शेष जनसंख्या का क्या होगा? और जब ये हैं तो नगदी फसलों में क्या बड़ी ऊंची उनकी लागत होती है, कर्ज लेकर ये लागत पूरी करते हैं। छोटे किसानों को तो बैंक लोन भी नहीं देते, तो उनको साहूकार से लोन लेना पड़ता है, जिसकी ऊंची ब्याज दर होती है। और जब फसल फेल कर जाती है तो आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। इसीलिए किसान आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। तो ये चीजें हैं, इससे कई बार खाद्य सुरक्षा का संकट आने की संभावना हो जाती है और फसल बर्बाद होने पर किसान ऋण जाल में डूब जाते हैं। इसीलिए किसानों की आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। वैश्वीकरण ने भारत में खाद्यान्न उत्पादन में जो है क्षेत्रीय असमानता बढ़ाई है। जो उत्तर भारत का किसान है वो उसने वैश्वीकरण के बाद अपने उत्पादन में वृद्धि की है, लेकिन जो शेष भारत के किसान है उनका उत्पादन प्रतिशत के रूप में कम हो गया, मतलब तुलनात्मक रूप से कम हो गया। तो शेष भारत का किसान और जो उत्तरी भारत का किसान है, इनके बीच जो अंतराल है उत्पादन का और ज्यादा बढ़ा है। पर्यावरण का क्षरण बढ़ा। जब अंधाधुंध कीटनाशकों का उपयोग होगा, ऊंची लागतें लगेगी, तो पर्यावरण का ही विनाश होगा। तो पर्यावरण का क्षरण बढ़ा है और वित्तीय बाजारें अस्थिर हुई है। तो अब वित्तीय बाजार कैसे अस्थिर होगा? वायदा कारोबार हमारे यहाँ शुरू हुआ। ये एक तरह शेयर मार्केट आप लोग जानते हो, उसमें दो तरह की ट्रेडिंग होती है। एक तो नगद होती है कि आज के भाव जो मिल रहा है उसको कल, दूसरा होता है वायदा कारोबार, बड़ा खतरनाक होता है। तो उसमें क्या, आज आलू इस रेट पर बिक रहा है, वायदा में आज के भाव पर नहीं कोई खरीदेगा बेचेगा। वहां कृषि वायदा में आलू चल रहा है, नवंबर में क्या भाव होगा आलू का यहाँ भारत में? तो ये सटोरिये हैं। अगर उनको लगा कि घरेलू सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई कम होगी तो तुरंत भाव बढ़ा के 2 गुना 3 गुना कर देते। वायदा बाजार में अगर आलू 50 रुपए 60 रुपए किलो बिकने लगा तो यहाँ पर भी कीमतें बढ़ने लगती। इसी तरह से जब उनको सटोरियों को लगता कि नहीं नहीं सप्लाई बहुत मजबूत है, तो भले ही आलू 20 रुपया किलो बिक रहा है, वो वहां पर रेट नवंबर का 15-10 रुपया कर देते हैं। जब इतना कर दिए तो यहाँ पर भी कीमतें गिरने लगती हैं। तो इस तरह वायदा कारोबार से सटोरिये कीमतों को बड़ा व्यापक तौर पर चढ़ाते उतारते रहते हैं, जिससे किसानों को घाटा होता, कीमतें स्थिर नहीं रह पाती। तो ये चीज हो गई है। वित्तीय बाजारें जो है स्थिर अस्थिर हुई है। विदेशी बीमा कंपनियां आ गई हैं, बीमा पर ज्यादा प्रीमियम लेती हैं, इसके कारण अभी दिक्कत पैदा हो गई है और लागत तो ऊंची है। वैश्वीकरण क्या कर रहा है? पूंजीवादी, मतलब पूंजी प्रधान, मशीन प्रधान कृषि को प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे ग्रामीण भारत में बेरोजगारी बेतहाशा रूप में बढ़ी है और इससे गांव से लोग शहरों की ओर पलायन करना शुरू किए और पलायन बढ़ा है। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार वैश्वीकरण का लाभ अमीर किसानों को हुआ है, छोटे व सीमांत किसानों को हानि ही हुई है। अब देखिए आगे बात कही जा रही वैश्वीकरण की प्रक्रिया में। अब वैश्वीकरण के जवाब में भारतीय कृषि का प्रदर्शन अभी तक निराशाजनक ही रहा है, जिसके अपने ठोस कारण हमारी भूमि कम उर्वर नहीं है। क्या कारण? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के उन्नतीकरण के लिए पर्याप्त प्रयासों का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी गुणवत्तापूर्ण जो कृषि पदार्थ है, कृषि उत्पाद है, वो बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ गुणवत्ता की उतनी कोई समझ है ही नहीं। इसीलिए क्या होता है, निम्न घटिया गुणवत्ता का माल हम बाहर भेज देते हैं, वो सब बंदरगाह से वापस कर देते हैं। और इस तरह से कोई जागरूकता रही नहीं है, अपना कल्चर भी नहीं है। हमारे यहाँ टमाटर का मतलब केवल टमाटर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सब्जी का टमाटर, चटनी का टमाटर, अचार का टमाटर, मुरब्बा का टमाटर सब अलग अलग होते हैं। तो ये चीज है। दूसरी बात ये रहती है, जैसे हमें कई दिन लग गए, कोई फल है, हमारी सब्जी है, तो उसको उतने कोल्ड स्टोरेज और एसी तक तो है नहीं कि उतना हम परिवहन कर सकें। तो कुछ फल खराब हो गए, सब्जियां खराब हो गई। अब हमको लगता है जिसे हम करते हैं बाकी सब अपना निकाल लेंगे।
इससे क्या होता है, कुछ खराब होते, सब नहीं होते, लेकिन उसी तरह वो एक्सपोर्ट कर दे वहां से पूरा माल रिजेक्ट हो जाता, भारी हानि उनकी होती है। इसको ग्रेडिंग कहते हैं कि खराब माल को अच्छे माल से अलग कर लीजिए और तब उसके बाद बेचिए। ये स्थिति जो है गुणवत्ता के मामले में जो है प्रयास नहीं किए गए। कीटनाशकों का अनियंत्रित उपयोग है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में अल्फांसो आम होता है। बासमती चावल तो विश्व प्रसिद्ध है। 2024 में यूरोपियन यूनियन ने हमारे बासमती चावल अल्फांसो आम को बंदरगाहों से वापस कर दिया। कारण बताया गया कि इसमें कीटनाशकों की जो मात्रा है वो मानक के हिसाब से ज्यादा है। देख रहे, तो इस तरह गुणवत्ता के कारण हम मार खा जाते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ ट्रेसिबिलिटी का कोई सिस्टम नहीं कि उत्पाद पर आवश्यक रूप से हम चिपकाएं कि भाई इस खेत में बोया गया, ये तरीका इसको उगाने में किया गया, ये इसकी क्वालिटी। ट्रेसिबिलिटी न होने से भी विदेशी बाजार में उसको भाव नहीं मिलते। कटाई के बाद बुनियादी ढांचे की कमी है हमारे यहाँ। अभी मैं बताया था कि जो फल और सब्जियां इनके तो बहुत दिक्कत इनकी हो गई है, उतना ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज नहीं है, एसी ट्रक नहीं जो परिवहन कर सके, रेल के उतने एसी कोच नहीं है माल परिवहन वाले, बंदरगाहों पर उतना ज़्यादा एसी सुविधाएं नहीं है। तो अब जब फसल है हमने काटी है, एसी ट्रक कोल्ड स्टोरेज तुरंत हमें नहीं मिला तो वो खराब हो जाएगी, मिल गया तो एसी ट्रक नहीं मिला तो वो खराब हो जाएगी, एसी ट्रक मिल गया तो हम रेल पर गए वहां डिब्बा नहीं मिला तो खराब हो जाएगी, डिब्बा मिल गया तो बंदरगाह पहुंचे तो वहां सुविधा नहीं तो वहां खराब हो जाएगी। इस तरह 15 से 20% फल और सब्जियां हमारी खराब हो जाती हैं। ये चीज है। नेक्स्ट है क्या, अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं की मांगों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं की मांगों के अनुरूप उपयुक्त फसलों की किस्मों का देशी स्थितियों में अभाव। ये भी सही बात है कि ढेर सारी ऐसी वैरायटीज हैं कृषि पदार्थों की जो कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उनकी बहुत मांग है, लेकिन देशी स्थितियों में हम उन्हें उगा ही नहीं पाते तो ऊंचे भाव हम ले ही नहीं पाते। जैसे कपास है, लंबे रेशे वाली जो बिसरी कपास, उसकी बड़ी मांग है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, लेकिन हमारे यहाँ देशी रूप में मध्यम रेशे वाली कपास उपलब्ध है जिसके बहुत कम दाम मिलते हैं। तो ये तो कपास की बात हो गई। इसी तरह से आलू, ये चिप्स वगैरह देखते हो ना, ये सब बेचते हैं, थोड़ा सा चिप्स 30 रुपए 40 रुपए। तो चिप्स वाली जो कंपनियां वैसे आलू की डिमांड करती है जिसमें ड्राई मैटर ज्यादा हो और चीनी शुगर कम हो, क्योंकि शुगर अगर आलू में ज्यादा होगी तो जब आलू तलती है तो काला हो जाता। लेकिन हमारी भौगोलिक परिस्थितियां, जलवायु ऐसी है कि जो भी आलू चाहे आप उगाइए उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, ड्राई मैटर की मात्रा कम होती है, जिससे वो आलू सब्जी के लिए तो अच्छा होता है लेकिन चिप्स बनाने के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए जो चिप्स हम लोग खाते हैं सब अधिकांश विदेशी आलू से ही बने होते हैं। ये चीजें तो फसलों की जो वैरायटीज हैं वो भी इस तरह की नहीं है जिससे कि जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसको बहुत अच्छे दाम मिले। नेक्स्ट, अन्य देशों की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयारी नहीं की गई। अब ये जिम्मेदारी सरकार की थी, तो सरकार ने क्या किया, जो बीज पर सब्सिडी इसने कम की मजबूरी में, जो सिंचाई पर सब्सिडी इसने कम की, जो उर्वरक पर सब्सिडी कम की, तो इसका विकल्प किसानों को नहीं दिया जिससे कि उनकी उत्पादन लागत कम हो, निर्यात के बारे में उन्हें सूचना मिले, वैरायटीज के बारे में उन्हें सूचना मिले, जो नई फसलें उगा रहे हैं उसकी कृषि पद्धति उन्हें सिखाई जाए। तो इस तरह की तैयारी नहीं की गई। नेक्स्ट, वही चीज, कृषि फसलों की उत्पादन लागत कम करने के लिए प्रयास नहीं किए गए। भारतीय निर्यातित कृषि उत्पादों की गुणवत्ता आयात करने वाले देश के गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं होती है। तो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड जैसे अमेरिका के, यूरोपियन यूनियन के, ऑस्ट्रेलिया के, वो बड़े हाई और टफ हैं, और हम ऐसे ही ढेले ढाले गुणवत्ता वाली चीजें भेज देते हैं, उनके मानक के अनुसार नहीं होती और बंदरगाह से माल वापस कर देते हैं, जिससे करोड़ों अरबों का नुकसान हमें और किसानों को, व्यापारियों को, निर्यातकों को होता है। अभी बासमती चावल की हम लोगों ने बात की थी, तो यूरोपियन यूनियन ने उसको वापस कर दिया। अल्फांसो जो आम है उसको वापस कर दिया। आम में वो बताते हैं कि कीटनाशक की मात्रा इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होने पर रिजेक्ट कर देंगे। और जो
इथिलीन ऑक्साइड की मात्रा है उसका भी मानक रहता है। तो इथिलीन ऑक्साइड के आधार पर, कीटनाशकों के आधार पर हमारे जो आम है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। मसाले हैं उनमें एंटीबायोटिक ज़्यादा होने के कारण रिजेक्ट होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन एक फफूंदी होती है, जहर पैदा करती, उसकी मात्रा अगर ज़्यादा है तो रिजेक्ट हो जाती है। इसी तरह आमों में क्या जो फल है, फ्रूट फ्लाई नाम की एक मक्खी होती है, अगर उसने उसमें छेद कर दिया है तो उसको वो लेने से मना कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, हमें इन पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह जो हमारे दूध और डेयरी प्रोडक्ट हैं, तो इसमें क्या होता है, अगर एंटीबायोटिक ज़्यादा है तो रिजेक्ट हो जाते हैं। दूसरा, ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन होता है दूध उतारने के लिए, गाय भैंसों को लगाया जाता है। अगर वो इंजेक्शन लगा के आप दूध उतारे हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं बिकता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हानिकारक होता है। तो इस आधार पर रिजेक्ट होते हैं। तो किसानों को कौन ये समझाएगा जिससे कि उनके माल वापस ना आए, ये चीज। नेक्स्ट बात है, अधिकांश जो भारतीय कृषि निर्यात है वो अधिक के आधारित है। धान गेहूं हम उगाए, जितना खा पाए खाए, जो बचा उसको हम बेच दिए। तभी देखते हो अफगानिस्तान जा रहा है, वो अफ्रीका जा रहा है, वो भी हमारे जैसे ही हैं सब। तो वो सब दरिद्र टाइप, वो सब सस्ते में खरीदते हैं, अपना खा लेते हैं। तो जब अधिकता हुई तो बेच दिए, नहीं हुई तो अपना खा पी के मस्त है। तो ये जो इस तरह का बेचते अधिशेष, इसकी बहुत कम कीमत मिलती है विश्व बाजार में। और हम ऐसा नहीं करते कि वे कृषि फसलें जिनके उच्च मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में केवल और केवल हम निर्यात के लिए स्पेशलाइज्ड उगाएं, न कि खुद के उपभोग के लिए। तो ये ट्रेंड अभी हमारे यहाँ पैदा नहीं हुआ है। तो ये चीज है, कृषि उत्पादों के निर्यात के संबंध में समुचित बाजार सूचना तंत्र का भी अभाव है। अभी तक सरकार ये भी नहीं खड़ी कर पाई। इसलिए छोटे कृषि निर्यातकों और हमारे किसानों की जानकारी नहीं होती है कि वैश्विक बाजार में किस फसल की मांग काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ हमें क्या भाव मिल सकता है। तो इस तरह से हम उगाएं, और किस चीज़ का भाव नहीं मिल सकता है, वहाँ रेट गिर जाएंगे तो उससे हम बचें ताकि घाटा ना हो। देखिए 2024-25 में ये जो छोटे निर्यातक है, इन्होंने किसानों को सिखाया कि जीरे का उत्पादन विश्व में कई देशों में बहुत कम हुआ, कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, जीरा उगाइए। तो किसानों ने बड़े पैमाने पर जीरा उगाया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमतें भी उन्हें शानदार मिली। लेकिन फिर और ज़्यादा इन सबों ने उगाया, लेकिन हुआ क्या, तुर्की और सीरिया ने अपने जीरे का उत्पादन बढ़ा दिया। जब बढ़ाने से कीमतें धड़ाम से नीचे गिर गई और किसान बर्बाद हो गए। जितना पिछले साल मुनाफा कमाए थे उसका दूना उनको घाटा हो गया। तो इस तरह से ये कोई बताने वाला नहीं है कि किस चीज़ की कमी है, क्या भाव मिल सकते हैं। एडवांस में अगर उन्हें पता हो तो इस तरह से नहीं उन्हें घाटा उठाएं। किसानों में पर्याप्त जागरूकता का अभाव भी है कि निर्यात पर निर्भर हो जाए। इस संबंध में निम्न सुझाव सार्थक हो सकते हैं। तो ये सुझावों की बात आ गई। कृषि निर्यातकों को सतत आधार पर प्रोत्साहित करने के लिए दीर्घकालीन सरकार नीति बनाए। उस नीति बना के सूचना तंत्र खड़ा करे, उनके उत्पादन की लागतें कम करे, उनका जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड है उसके बारे में उन्हें जागरूक करे, और ऐसा ढांचा स्थापित करे ताकि किसानों की जो फसलें उनका जो क्वालिटी कंट्रोल है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का हो। ये बात कही जाए। ग्रेडिंग का मतलब छटाई होता है। तो जैसे हमारे यहाँ आलू है तो छोटा आलू बड़ा आलू सब मिक्स करके ले लेते हैं। विदेश में नहीं होता ऐसा, वो सब छल्ला रखते हैं। छल्ले से जो आलू नहीं जाएगा उसको अलग कर दिए, जो छल्ले से चला जाएगा उसको अलग कर दिए, फिर जो छोटे छल्ले से जाएगा उसको अलग कर दिए। तो ग्रेडिंग कहते हैं इसको, ये चीज़ है। तो ग्रेडिंग इंप्रूव होनी चाहिए। भंडारण गोडाउन हमारे पास पर्याप्त नहीं है, वो होने चाहिए। प्रसंस्करण का उद्योग और विकसित हो ताकि फल सब्जियां खराब ना हो, और जो बाजार सूचना जाल है वो सुदृढ़ हो जाए। नेक्स्ट, कृषि प्रणाली अभिगम। कृषि अभिगम माने होता दृष्टिकोण, रास्ता। तो जो कृषि प्रणाली का दृष्टिकोण है वही कृषि की सहायक गतिविधियों पर भी अपनाया जाए, ये कहना चाह रहे हैं ये। तो जो कृषि पर उसको सुविधाएं मिलती है, सहायक गतिविधियों को भी वही मिले। जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह है, किसान क्रेडिट कार्ड है कि नहीं। तो जो पशुपालक हैं, जो मधुमक्खी पालक हैं, जो रेशम कीट के पालक हैं, जो फूलों के उत्पादक हैं, जो मत्स्य पालक हैं, उनको भी इसी आधार पर उदारता से क्रेडिट कार्ड और अन्य सुविधाएं मिले। ये चीज। तो कृषि प्रणाली अभिगम पर विशेष ध्यान देकर सहायक गतिविधियों को भी अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में
किसान पारंपरिक फसलों के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान की सुरक्षा का प्रावधान है कि जिस भाव पर मामला तय होगा वही भाव खरीदार को देना होगा, अनुबंधकर्ता को। लेकिन जो मत्स्य पालन है, जो पशुपालन है, उसमें इस तरह की सुरक्षा नहीं है। तो ये जो सुरक्षा प्रावधान है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध कृषि का, वो सहायक गतिविधियों तक बढ़ा दिया जाए, ये बात ये कहना चाह रहे हैं। गुणवत्ता संबंधी जागरूकता का उन्नतीकरण, तो ये बात कही जा रही। ठीक, अब आइए, विभिन्न जो कृषि उत्पाद हमारे, उनके निर्यात क्षमताओं का व्यापक अध्ययन होना चाहिए कि किस उत्पाद की निर्यात क्षमता क्या कितनी है, उस हिसाब से उसके उत्पादों निर्यात को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, निर्यात प्रोत्साहन जो संगठन है उनका सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए। किसान संगठन हो सकते हैं, छोटे छोटे निर्यातकों के समूह हो सकते हैं, तो इनको प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि यही तो कृषि निर्यात बढ़ाने की कुंजी है, ये बात कही जा रही। नेक्स्ट देखिए, अब निष्कर्ष पर आगे। इस प्रकार वैश्वीकरण भारतीय किसानों के लिए एक दोधारी तलवार की तरह रहा है। एक और इसने प्रगति के द्वार खोले हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए चुनौतियां भी खड़ी की है। वास्तव में सरकार और किसानों माने भारतीय किसानों ने स्वयं को वैश्विक बाजार की चुनौतियों के अनुरूप अपने को तैयारी नहीं किया। कृषि की इसमें कोई गलती नहीं, हालांकि भारतीय कृषि में वैश्विक कृषि महाशक्ति बनने की क्षमता है। तो इस तरह अपना हम संतुलित निष्कर्ष दे देंगे। ओके, थैंक्स।